हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे AITS 10 और ये आपका जो है केमिस्ट्री का पोर्शन है। और देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज फॉलोज द ऑक्टेट रूल फॉर ऑल ऑफ इट्स एटम। ठीक है, अच्छा ये BF3 है, ये नीचे रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें पूछा है कि ऑक्टेट रूल कौन सा फॉलो करेगा। तो ऑक्टेट रूल कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, दोनों में ही क्या होने चाहिए, 8। जैसे कि BF3 में अगर चेक करें तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, ट्राइगोनल प्लेनर के शेप में अरेंज होगा। और बोरॉन का अगर चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें टोटल कितने आ रहे हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के आ रहे हैं। लेकिन अगर फ्लोरीन का चेक करें तो फ्लोरीन के पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके 8 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं भाई, बोरॉन के 6 आ रहे हैं। तो हमें ऐसा चाहिए जिसमें दोनों ही क्या हो, ऑक्टेट हो, यानी कि दोनों में ही 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो उसके लिए दूसरा चेक करते हैं भाई, TF6 में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टेल्यूरियम, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है पहले से ही, और इसने फ्लोरीन से भी, यानी कि 6 फ्लोरीन लगे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए टेल्यूरियम पे, 12 इलेक्ट्रॉन। भाई ये भी 8 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये भी जो है हमारे 8 से ज़्यादा हो गया, तब इसको भी काउंट नहीं करेंगे हम लोग। थर्ड ऑप्शन देखिए, जेनॉन, जेनॉन के कंपाउंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो जेनॉन के पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और उसी तरह से 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर इसको भी काउंट करेंगे तो कितने आ रहे हैं भाई, इसमें 8 6 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर भी 8 नहीं हो रहा है। ऑक्टेट कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपके जो है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा। इसी तरह से देखिए C2F6 में, C2F6 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। चलिए बगल वाला भी चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि ऑक्टेट ये दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। क्या सराउंडिंग एटम भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं भाई। फ्लोरीन में कितने होते हैं, 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, यानी कि बाकी सभी के सभी इस तरह से बनाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, यानी कि दोनों ही एटम्स कैसे होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखें तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन। ठीक है, यानी कि C2F6, इसी में सिर्फ हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है, कंसिडर द मॉलिक्यूल्स मीथेन, CH4, NH3 एंड वाटर, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसने एंगल्स के बारे में ऑप्शन में दिया हुआ है, थोड़ा सा एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर CH4 की बात करें, अमोनिया की बात करें और वाटर की बात करें, तो इसमें अगर आपको चेक करना है तो थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए। अगर स्टीयरिक नंबर निकालते हैं, यानी कि जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, स्टीयरिक नंबर निकालेंगे तो इसमें कितना आ रहा है भाई, कार्बन का 4, इस वाले में भी 4 आएगा और इस वाले में भी 4 आएगा। कैसे काउंट कर रहे हैं भाई, स्टीयरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो इसमें आपको देखना है कि CH4 में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो CH4 में अगर चेक करेंगे तो भाई 0 लोन पेयर, लेकिन बॉन्ड पेयर की अगर बात करें तो 4 बॉन्ड पेयर आएंगे। 4 बॉन्ड पेयर यानी कि स्टीरिक नंबर कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह से अमोनिया में देखेंगे तो नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यानी कि 4 हो गया। वाटर की बात करें 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ठीक, कितने हो गए, 4। तो अगर 4 आ रहे हैं तो यानी स्टीरिक नंबर सबका कितना आ रहा है, सेम। ठीक, और यहीं पे अगर एंगल की बात करें, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, अगर स्टीरिक नंबर 4 आ रहा है यानी कि sp3
sp3 और sp3। अगर sp3 आता है तो ज्योमेट्री क्या होती है भाई? टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, यानी कि सबकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। इसका भी टेट्राहेड्रल होगा और इस वाले का भी क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। ठीक, अब थोड़ा सा बॉन्ड एंगल के बारे में बात करते हैं। अगर इसमें टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री। इसमें अगर बात करें तो इसका होता है 107.5 डिग्री अमोनिया का, और अगर वाटर की बात करें तो 104.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारी बॉन्ड एंगल आती है। तो इसी बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में इसने पूछा है कि भाई कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन देखिए, द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन द HNO3 NH, इसको सर काट दीजिएगा। ठीक, डालिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3। इसने बोला है कि CH4 में जो बॉन्ड एंगल है HCH का वो ज़्यादा है किससे? NH3 से। तो ये बात सही है भाई, 109 ज़्यादा है किससे? 107 से। पहला स्टेटमेंट सही है। द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 द HNH बॉन्ड एंगल in NH3 and the HOH bond angle in H2O are all greater than 90 डिग्री। भाई इसने बोला है सेकंड वाले में कि तीनों ही मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो 90 से ज़्यादा है। तो 90 से ज़्यादा तो है ना भाई, 109, 104, 107, 104 सभी 90 से ज़्यादा है। तो भाई सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए इसमें, द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4। इसने बोला है कि वाटर में जो बॉन्ड एंगल है, वाटर में जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे मीथेन से ज्यादा है। तो भाई मीथेन से ज्यादा है क्या भाई? 107 है या 109 है? तो भाई यहाँ पे NH3 यानी कि अमोनिया हमारे मीथेन से कैसा है? कम है बॉन्ड एंगल। तो भाई इसने बोला है ना कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन दिख रहा है आपको कि थर्ड ऑप्शन, जिसमें इसने बोला है कि वाटर में जो बॉन्ड एंगल है वो बड़ा है किससे? मीथेन से। ये तो पूरा गलत हो गया। और देखिए फोर्थ ऑप्शन, द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3। ठीक है भाई, द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन द, हाँ ये स्टेटमेंट सही है भाई, इसमें भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस वाले में भी हमारा ये सही है, यानी कि इसमें अगर 47 का अगर आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सबने किया होगा भाई इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इसमें देखिए इसने बोला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? तो किसी भी कंपाउंड में अगर आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टेड एटम, जिसका भी निकालते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसमें कैसे इसे निकालते हैं हम लोग। देखिए इसने बोला है CO में, किसमें बोला है? CO में। तो C और O के बीच में पता है कि ट्रिपल बॉन्ड लगता है। कार्बन पे एक जो है लोन पेयर और ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर। ठीक, फॉर्मूला कैलकुलेट, फॉर्मूले के ऊपर रखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा भाई? 6 होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चेक करिए भाई, इसमें से इतने बॉन्ड बना लिया, बचे कितने इसके पास? 1 और 2, यानी कि 2 माइनस हाफ इनटू में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो ऑक्सीजन जितने बॉन्ड बनाया है उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इनटू में 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 से कट किए 3 टाइम्स, देखिए 6 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू +1, यानी कि ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? +1।
ठीक है। इसी तरीके से आप फॉर्मल चार्ज लगाएंगे कार्बन के ऊपर, तो इस पे आपका आएगा -1। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है कि +1 तो होगा नहीं, +1। ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, +1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका 48 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या दिया हुआ है। देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, ये एक्सेप्शन वाला है। एक्सेप्शन वाला क्लास में हमने डिस्कस किया होगा एक बार कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसमें तो जनरली जो आपका ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लगा देंगे। इसमें हम लगाएंगे CH3Cl, फिर इसके बाद CH3F, CH3Br, CH3I, यानी कि इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला है। होना चाहिए CH3F, लेकिन होता किसका ज़्यादा है, CH3Cl का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या बोला है, इन NO3- आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम आर। इसने बोला है कि नाइट्रोजन एटम पे कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर होंगे, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए इसका स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और एक हमारा कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, एक कोऑर्डिनेट इसने यूज कर लिया, ऑक्सीजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो इसके इसमें इसने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने यूज कर लिए। अब इसने बोला है कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर होंगे। तो बॉन्ड पेयर काउंट करना है, तो एक बॉन्ड पेयर, 2 3 और 4, यानी कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर आ रहे हैं भाई, 4 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं। लोन पेयर भी चेक करिए, तो लोन पेयर में देखिए कोई इलेक्ट्रॉन बच गया है क्या बॉन्ड बनाने के बाद, तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, नाइट्रोजन ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया। ठीक है, यानी कि 0 लोन पेयर। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लीजिए, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो इसमें आपका जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। चलिए इसमें देखिए, विच कंपाउंड हैज द लार्जेस्ट लैटिस एनर्जी। इसने बोला है कि लार्जेस्ट लैटिस एनर्जी। अच्छा, लैटिस एनर्जी होता क्या है, जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है या फिर आप कहिए कि आयनिक बॉन्ड बनता है, तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो जो एनर्जी इसके अंदर से रिलीज होती है, जो एनर्जी इसके अंदर से रिलीज होती है, इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे, लैटिस एनर्जी। तो भाई जिस भी आयनिक कंपाउंड में से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगा, वो कंपाउंड मोस्टली हमारे क्या होते हैं, हार्ड फॉर्म में, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, विच कंपाउंड इज द हाईएस्ट या लार्जेस्ट लैटिस एनर्जी। तो भाई लार्जेस्ट लैटिस एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला हमने बताया था क्लास में कि लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। तो हमेशा इसमें प्रेफरेंस आप जो है Q1 Q2 को देंगे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी Q1 और Q2 को देंगे। अगर ये सेम आ जाती है तब इसके बाद जो है हम लोग 1/R² के ऊपर चलते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है। अब चेक करिए सभी ऑप्शन में, अगर NaF दिया हुआ है तो लैटिस एनर्जी निकालेंगे Q1 Q2, तो भाई सोडियम की वैलेंसी 1, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, यानी कि 1 इंटू में 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सेकंड ऑप्शन में देखिए सीजियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की वैलेंसी 1, यानी कि 1 इंटू 1, इसका भी 1 आ रहा है। थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए मैग्नीशियम की बात करें तो 2 होती है और ऑक्सीजन का 2, यानी कि 2 इंटू 2 4 ऑप्शन, यानी कि 4 इसका जो है लैटिस एनर्जी आएगा। NaCl की बात करें तो 1 इंटू में 1, यानी कि इसमें 1 आ रहा है। पूछा क्या है, लार्जेस्ट, यानी कि Q1 Q2 की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी। तो इस ऑप्शन में देखिए थर्ड ऑप्शन में हमारा जो है 4 आ रहा है, बाकी सब में जो है 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ये सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज B2 B2- B2+। इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने बताया होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया, एक रिलेशन बताए होंगे सबको अगर याद होगा तो हमने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यानी कि अगर हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया तो क्या उससे हम जो है स्टेबिलिटी उस स्पीशीज का बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताया था जिससे इजीली आप निकाल सकते हैं, और वो ट्रिक थी BA ट्रिपल B और ट्रिपल A। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं, B2 में इलेक्ट्रॉन काउंट कर दीजिए कितने हैं भाई, एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बोरॉन में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, B2 माइनस में चेक करें, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यानी कि 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन। इस वाले में अगर बात करें 10 थे प्लस हुआ यानी कि 1 निकल गया इसमें से, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसमें रखेंगे कैसे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना हुआ तो B2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला हमने बताया था, इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस फॉर्मूले को देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पर रखेंगे, जो हमने ये ट्रिक बताया इसी पे रखेंगे और यहाँ पे रख के उसको सॉल्व करेंगे। B2 का अगर आपको चेक करना हो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उस तरह से चेक करना है। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है B2 के अंदर, तो 2 2 4, हर एक में 2 2 भरते हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 होगा इसमें। B का मतलब होता है बॉन्डिंग और A का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें आप चेक करिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 1 2 और 3, यानी कि 3 × 2 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 1 और 1 2, यानी कि 2 + 2 4। इसमें अगर देखेंगे तो 1/2 इंटू में 6 - 4 यानी कि 2, यानी कि कितना आ रहा है, कितने आ रहे हैं भाई इसमें, बॉन्ड ऑर्डर इसके जो है 1 आ रहे हैं। ठीक है, और चेक करते हैं B2 माइनस का, B2 माइनस का चेक कर लीजिए भाई, हाफ ब्रैकेट में भाई कितने हैं, 10 हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है B2 माइनस में, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 यहाँ पे बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 11। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करिए, तो 1 2 3 यानी कि 6 6 + 1 7 7 माइनस 2 और 2 4, इसमें देखेंगे तो कितना आ रहा है 3/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1.5। ठीक है, और देखिए ये B2 माइनस का हो गया, B2 प्लस का देख लीजिए, B2 प्लस में इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, ध्यान दीजिए यहाँ पे, B2 माइनस के लिए कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, आसान है, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल भाई, B2 प्लस में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स चेक करिए भाई, 2 2 4 और 1 5 5 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, कितने आ रहे हैं 5 - 4 यानी कि 1 1/2, यानी कितना आ रहा है 0.5। ठीक है, यानी कि मेरे पास तीनों ही स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया, B2 का 1 आ रहा है, B2 माइनस का 1.5, B2 प्लस का 0.5। तो भाई जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑर्डर अगर बताना हुआ स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर बताना हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा है भाई, B2 माइनस का, इसके बाद किसका आ रहा है B2 का, इसके बाद किसका आ रहा है भाई B2 प्लस का। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई, B2 माइनस देन B2 देन B2 प्लस, B2 माइनस B2, सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, B2 माइनस B2 और B2 प्लस। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्वेश्चन नंबर 52 बहुत आसान है भाई, इजीली कर लेंगे इसको। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो BA ट्रिपल B और ट्रिपल A, और फॉर्मूला लगाएंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला जो है हमेशा क्या होगा, हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तभी हमारे सामने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, चलिए इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा है भाई इसमें,
द करेक्ट एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी। इसने पूछा है कि लैटिस एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा सही से है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी निकालने के लिए हमने बताया था कि आपको फॉर्मूला लगाना होगा लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू में Q2। भाई लगा लीजिए। इसमें CaO की अगर बात करें तो लैटिस एनर्जी कितनी आ रही है भाई? कैल्शियम का 2, ऑक्सीजन का 2, कितना आ रहा है भाई? इसमें 4 आ रहा है। मैग्नीशियम की बात करें तो 2 इंटू में Br की बात करें तो 1, यानी कि 2 इंटू 1। Cm की बात करें तो 1 इंटू में 1। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है लैटिस एनर्जी। CaO का 4 आ रहा है, MgBr2 का जो है 2 आ रहा है, CSI का जो है 1 आ रहा है। भाई हमें तो लग रहा है कि यही ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, तो यानी कि CaO यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें 53 का, जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो हमारा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसमें पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन CaO, MgBr2 और CSI दिया हुआ है। किसी कोई दिक्कत इसमें भाई? आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किस कंपाउंड के पास मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी? तो भाई एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लैटिस एनर्जी से हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। एक तो उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी, ठीक है, कोई भी लैटिस एनर्जी निकालेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बता लेंगे। दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा जो है लैटिस एनर्जी उतना उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, और जिस भी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो उसकी वोलेटिलिटी कैसी होगी भाई? कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। वोलेटिलिटी कहने का मतलब जो इजीली इवापोरेट कर जाए। ठीक है, तो ये कैसी होगी? बहुत कम। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। इसमें हमेशा याद रखिएगा, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त हम इन सभी फैक्टर्स को हम लोग रिलेट करके बता सकते हैं। इसमें पूछा क्या है? विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, और लैटिस एनर्जी निकालने का हमने फॉर्मूला बता रखा है, कई बार हमने बताया है। तो MgO यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो 2 इंटू में 2 कितना आ गया? 4। इसमें देखें तो 1 इंटू में 1 यानी कि 1 हो गया। और NaCl में बात करेंगे तो 1 इंटू में 1, लैटिस एनर्जी 1 आ रही है इसकी। और CaO की अगर बात करें तो 2 इंटू में 2 कितना आ रहा है? 4। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हमारे क्या आ रहे हैं? 4 4 आ रहा है। ठीक, अब कैसे करेंगे भाई? तो हमने एक चीज़ और बताया था कि लैटिस एनर्जी Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है भाई? 1/r² के। ठीक है, यानी कि जिसका रेडियस सबसे कम लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा। अभी यहाँ पे हमने लैटिस एनर्जी निकाला 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सब में लैटिस एनर्जी क्या आ रही है? दोनों में ही सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है तब कैसे करेंगे भाई? तब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 1/r², जिसका भी रेडियस सबसे छोटा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा। तो इन दोनों में अगर चेक करेंगे तो मैग्नीशियम हमारा हो गया सेकंड ग्रुप का, और कैल्शियम हमारे भी सेकंड ग्रुप का है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज कैसी हो रही है? बढ़ रही है। तो छोटी साइज किसकी है भाई? मैग्नीशियम की। तो छोटी साइज जितना ज़्यादा, यानी कि छोटी साइज जितना होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा, यानी कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन MgO। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़े इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए भाई, इसने पूछा है लोवेस्ट बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी होता क्या है? बॉन्ड इंथैल्पी कहने का मतलब ये होता है जिसकी बॉन्ड इंथैल्पी यानी कि एनर्जी बॉन्ड बनने में कैसी हो? कम लगी हो। जैसे मान लीजिए कि एक एटम मेरे पास यहाँ पे, दूसरा एटम यहाँ पे, जब भी ये पास में आएंगे तो पास में जब ये बॉन्ड बनेगा, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उस केस में इनके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। जो ये एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी। तो इसने बोला है क्वेश्चन में कि भाई हमारे पास 4 कंपाउंड बन रहे हैं, चारों कंपाउंड में सबसे कम बॉन्ड इंथैल्पी किसकी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और साथ में इनके पे 2 लोन पेयर। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N, इनके पास 1 लोन पेयर है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन में तो कोई लोन पेयर नहीं, सिंगल बॉन्ड है। C और C है, सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो भी कहानी हमारी होगी वो फर्स्ट और सेकंड यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में होगा।
भाई ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, दो दो लोन पेयर हैं, ठीक है। तो भाई इनके बीच में जैसे ही ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड बनाएगा तो इनके पास ये दो दो लोन पेयर होंगे। जैसे ही ये और पास में आएंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो जैसे ही पास में है तो इनके पास दो दो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन चालू होगा। रिपल्शन लगेगा तो ये दूर भागने की कोशिश करेंगे। जब भी ये दूर भागेंगे तो उस केस में इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया तो उस केस में बॉन्ड एंथैल्पी भी कम होगी। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर लगेगा वो कौन होगा भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। और रीजन क्या लिखेंगे भाई इसमें, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और इसे हम लोग बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्वेश्चन नंबर 56, इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द पेयर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट कहने का मतलब क्या होता है भाई, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहने का मतलब कि जिनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, जिनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। अब देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग 2p में 3 ऑर्बिटल होंगे हमारे भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल। उसी तरह से दूसरे में भी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें अगर देखें आप तो 3 जो है हमारे बॉन्डिंग बनेंगे, और 3 कैसे बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग। ध्यान से देखिएगा वैसे भी लोग, 3 जो है बॉन्डिंग बनेंगे और 3 हमारे कैसे होंगे, एंटी बॉन्डिंग। ये बस जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन है, जैसे याद रखिएगा। देखिए इसमें जैसे इसमें अगर बात करें तो ये पहला वाला हमारा क्या बनेगा, सिग्मा 2pz। जैसे कि इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो हम ले रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम ले रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप ले सकते हैं, इसमें एक्स एक्सिस ले लीजिए भाई। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स लेंगे तो पहली बार जब p और p ओवरलैप करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब पहली बार p और p ओवरलैप करेगा तो हमेशा जो है इसमें हमेशा जो है सिग्मा बनेगा। जब पहली बार p और p ओवरलैप करता है तो हमेशा सिग्मा बनता है, तो सिग्मा 2px। और बाकी जो बच गया यानी कि दोबारा अगर p और p ओवरलैप करेगा तो हमेशा पाई बनता है। क्या बनता है, पाई बनता है। यानी कि पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें इन दोनों की जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड बन रहा है, जिस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, दोनों ही पाई बन रहे, तो क्या इनकी एनर्जी लेवल आपस में लगभग सेम होगी, बिल्कुल होगी। तो यानी कि ये दोनों ही एनर्जी लेवल कैसी होगी भाई, इनकी सेम, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। इसी तरह से जितने यहाँ पे बॉन्डिंग बने हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, और यहाँ बन जाएगा पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। और यहीं पे ये हमारा लास्ट वाला बन जाएगा सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि इन दोनों की अगर बात करें, ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है पाई स्टार और पाई वाले में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए भाई, और ये हमारे हो गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें अगर बात करें तो एनर्जी लेवल किसकी सेम होगी भाई, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, या तो पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। अब इसमें पूछा है कि डीजेनरेट लेवल यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, तो इसमें से देखेंगे तो ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन आपका जो है पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, जो कि अभी हमने यहाँ पे बता रखा है। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 का थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 56 का थर्ड ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर। क्या पूछा है भाई, इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर पूछा है, आयोनिक कैरेक्टर। तो थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो हमने जो है कैरेक्टर के बारे में बता रखा है कि भाई जब भी कोवैलेंट कैरेक्टर हो चाहे आयोनिक कैरेक्टर हो तो हमेशा फजान्स रूल अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे भाई, फजान्स रूल। ठीक है, इसमें कुछ इन्होंने बातें बताई थी। इन्होंने कहा था कि इन 4 बातों से हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर यानी कि उस पूरे कंपाउंड पे कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा कि नहीं। तो सबसे पहला देखिए इसमें
स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। अगर कैटायन की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। दूसरा, ये सिर्फ कोवेलेंट कैरेक्टर यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर बताने के लिए जो हम इसको बताते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर बताने के लिए ही जो हम लोग पहचान स्वरूप पढ़ते हैं। तो पहला स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, दूसरा लार्ज साइज ऑफ एनायन। दूसरा ये कि एनायन की साइज कैसी होनी चाहिए भाई, बड़ी होनी चाहिए। रीजन, एनायन की साइज जितनी ज़्यादा बड़ी, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग सबसे अच्छी उसकी चारों तरफ से। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग अच्छी होगी तो कैटायन उसे जल्दी से अपनी तरफ पोलराइज कर देगा, और जितना ज़्यादा पोलराइज करेगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है। और तीसरा देखिए इसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर कैटायन की साइज में मतलब कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा आएगा तो उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आएगा। तो पूछा क्या है हमसे, आयनिक, यानी किसी का जस्ट क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। अब देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, BaCl2, MgCl2, CaCl2 एंड BaCl2। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो भाई हमारे जो सराउंडिंग एटम है या साइड एटम है, यानी कि एनायन की साइज कैसी है, सेम हो गई। इसमें तो सेम हो गया, तब तो भाई ये वाला ऑप्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसमें हम देखें स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, यानी कि BeCl2, फिर इसके बाद MgCl2, इसके बाद CaCl2 एंड देन लास्ट में BaCl2। इसमें देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पे कैटायन की साइज कैसी हो रही है भाई, कैटायन की साइज बढ़ रही है। अगर कैटायन की साइज बढ़ेगी तो यानी कि आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उसके अंदर डाउन द ग्रुप जाने पे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत भाई इसमें? डाउन द ग्रुप जाने पे कैटायन की साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर आएगा। और हमने बताया कि भाई स्मॉल किस लिए है, स्मॉल सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कैरेक्टर बताने के लिए होता है। ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो भाई BaCl2 हमारा होगा, फिर इसके बाद CaCl2, MgCl2 और BeCl2, यानी कि 57 का फर्स्ट ऑप्शन। कोवेलेंट कैरेक्टर का जस्ट उल्टा कर देना है, इसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 57 का फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे इसे। BCl3 इज प्लेनर वाइल PH3 इज पिरामिडल। इसने बोला है कि जो BCl3 है वो हमारा कैसा है, प्लेनर है भाई। ठीक है। और PH3 कैसा है, पिरामिडल है। और इसने रीजन क्या बोला है भाई इसमें, इन बोरॉन इन BCl3, देखिए ये BCl3 है और ये sp2 दिखा हुआ है और ये sp3 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए रीजन क्या दिया हुआ है कि बोरॉन BCl3 में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वहीं पे फास्फोरस इन PH3 ये हमारा कैसा है, sp3 में। बोरॉन हमारा BCl3 में sp2 में हाइब्रिडाइज्ड है और फास्फोरस जो है इसमें हमारा कैसा है, sp3 में है। और साथ ही में फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है जिसकी वजह से उसका शेप कैसा आ जा रहा है, पिरामिडल। तो भाई ध्यान से देखिए, अगर आपको याद होगा कि जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है भाई, स्टीयरिक नंबर बोरॉन की BCl3 में बोरॉन की स्टीयरिक नंबर कितनी आ रही है, 3 यानी कि sp2। अगर sp2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी भाई इसमें, ज्योमेट्री क्या होगी इसमें, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, जो इसमें अगर कहीं पे भी लोन पेयर अगर प्रेजेंट होगा किसी भी कंपाउंड पे तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो तो हमारा जो है सेम, जो कि हाइब्रिडाइजेशन आएगी, लेकिन उसकी जो शेप होगी वो उस लोन पेयर के आने की वजह से चेंज हो जाता है। तो अगर इसमें हम बात करें BCl3 का कि शेप क्या होगा, तो भाई बोरॉन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी जियोमेट्री होगी वही उसका शेप होगा, वही उसका शेप। यानी कि BCl3 की बात करें शेप, तो शेप हमेशा कैसा होगा भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगर बात करें PH3 में, PH3 में देखिए भाई स्टीयरिक नंबर कितना आ रहा है, 3 बॉन्ड पेयर हैं और फास्फोरस पे 1 लोन पेयर है, यानी कि 4 कहने का मतलब क्या हो गया भाई, sp3 यानी कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी भाई, अगर sp3 है तो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई।
ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन शेप क्या होगा, शेप क्या होगा, ठीक। तो भाई अगर एक लोन पेयर है तो हमारा जो है थोड़ी सी कहानी चेंज होगी, यानी कि इसकी जो शेप होगी वो चेंज होके आएगी। तो हमेशा याद रखिए कि अगर 3 बॉन्ड पेयर है और साथ में एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो हमेशा उसका जो शेप आएगा वो कैसा होगा, पिरामिडल होगा। कैसा होगा भाई, पिरामिडल होगा, ठीक। तो भाई देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, असर्शन तो सही है भाई कि BCl3 हमारा ट्राइगोनल प्लेनर है, PS3 कैसा है मेरा, पिरामिडल, ठीक है, असर्शन सही है। रीजन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बोरॉन इन BCl3 इज sp2, ठीक, अभी हमने बताया कि भाई sp2 है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फास्फोरस इन PH3 कैसा दिया हुआ है भाई, sp3 है, बिल्कुल सही है भाई, sp3 है, sp3 है। साथ में एक लोन पेयर है, तो सही बात है भाई, एक लोन पेयर है तभी तो इसका जो है शेप कैसा आ रहा है, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका शेप क्या आएगा भाई, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। इसमें आंसर देखिए, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, बिल्कुल सही बात है भाई, ये इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। रीजन हमेशा जो है देख के लगाइएगा, क्या वो करेक्ट रीजन बता रहा है कि नहीं बता रहा है स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग पे आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो 58 का क्या आ रहा है भाई, 58 का फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए इसमें और देखिए क्या दिया हुआ है, इन कॉलम फर्स्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन वेयर A इज सेंट्रल एटम, B इज साइड एटम एंड E इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको जो है इसमें आपको जो है पूरा का पूरा मैच द कॉलम दिया है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 59 मैच द कॉलम दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा अगर 4 बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है तो हमेशा उसका जो शेप आएगा वो कैसा होगा भाई, सीसॉ होगा। और बी वाले में देखिए भाई थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, AB2 और E2, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो जब भी ऐसा होता है तो हमेशा उसका शेप कैसा आता है भाई, बेंट शेप होगा। और 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, कितने है भाई, 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तो हमेशा वो जो है स्क्वायर पिरामिडल में जाएगा। और यहीं पे AB4 यानी कि 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होगा तो हमेशा उसका जो शेप होगा वो जो है स्क्वायर प्लेनर होगा। देख लीजिए भाई, A का थर्ड, ठीक, B का फर्स्ट, ठीक है, C का फोर्थ एंड D का सेकंड, यानी कि 59 का जो आंसर आ रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें करेक्शन है भाई AB2E2, AB2E2, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ HF, HCl, HBr, HI एंड H2। ये HI है, ध्यान दीजिए भाई सभी लोग, ये HI है, HF, HCl, HBr, HI एंड H2। इसमें आपको जो है करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन सा होगा डाइपोल मूवमेंट का। तो ध्यान दीजिए भाई, डाइपोल मूवमेंट जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे E एंड D के, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के डायरेक्टली पे होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो डाइपोल मूवमेंट कैसा होगा भाई, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए HF, HCl, HBr, HI, ठीक है, और H2, इसका आप अगर END निकालेंगे तो HF का END जो है मैक्सिमम आएगा और सबसे कम किसका आएगा भाई, H2 का, जो कि यहाँ पे END कितनी आएगी इसकी, 0 आएगी, ठीक। और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है भाई, घटने लगती है। तो घटेगा तो भाई END भी कम आएगा, बात समझ में आ रही है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा सबसे ज़्यादा END HF में होगा, फिर HCl, HBr, HI, फिर इसके बाद H2। तो ऑप्शन मैच करा लीजिए भाई, HF, HCl, HBr, HI, H2। H2 का एकदम 0 होता है, यानी कि ये H2 हमारा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है भाई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का हमने बताया है, इसको आपको कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है, 61 वाले का। इसका आंसर हम बताते रहे हैं आपको, बहुत इजी है फॉर्मल चार्ज। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं फॉर्मल चार्ज के ऊपर, तो उसे निकाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें
जो आपका आंसर आएगा O1 की अगर बात करें यानी कि फर्स्ट वाले का, तो इसकी जो है फॉर्मल चार्ज 0 आएगी। सॉरी, फॉर्मल चार्ज क्या आएगी भाई इसमें? O1 वाले का अगर कैलकुलेट करें फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का तो फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? 0। सेकंड वाले की अगर चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा जो इसका फॉर्मल चार्ज आएगा वो आएगा +1। और थर्ड वाले ऑक्सीजन यानी कि इस वाले ऑक्सीजन का अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? -1। तो देख लीजिए भाई ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ए का सेकंड, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ है। बी का थर्ड, देखिए मिल गया यहाँ पे, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट, ठीक है। तो 61st का सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा वैसे भी लोग। 62 में बोला है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि वाटर में बॉन्ड एंगल कितना होगा। वाटर में ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होता है? तो भाई लोन पेयर की वजह से इसकी बॉन्ड एंगल 109.5 ना होके 104.5 हो जाती है, ठीक है, 104.5 डिग्री। तो बस इस पर आपके फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि 104.5 डिग्री 62 का फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए इसमें बोला है 63rd में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO, CO2 एंड CO3। इसने बोला है कि भाई बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको बताना है, ये जो कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है। तो CO की अगर बात करें तो C और O के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। इसके बाद CO2 की अगर बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसे होते हैं भाई? डबल बॉन्ड। और तीसरा कार्बोनेट आयन दिया हुआ है, तो अगर इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो C और O और O। अच्छा, यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल पाई बॉन्ड इसके ऊपर कैलकुलेट हो जाए, मतलब पार्शियल पाई बॉन्ड जो है डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम उसी तरह से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। सिंगल बॉन्ड O, ये हमारा पार्शियल पाई बॉन्ड, ये पार्शियल पाई बॉन्ड, पार्शियल पाई बॉन्ड, तीनों जगह घूमता है, तो इसलिए तीनों ही जगह पर पार्शियल पाई बॉन्ड मेरा आएगा, ठीक है। अब इसने पूछा है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ठीक है। तो भाई देखिए, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, ये हमने क्लास में बताया था। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तब इस केस में हमारा जो आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा कि भाई यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड है, ये प्योरली डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो कार्बोनेट आयन होगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद किसका होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इसमें देखिए भाई आंसर कौन सा मैच कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बोनेट आयन है, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है। यानी कि 63 का फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा आप लोग का, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी भाई? चलिए 64th वाला देखिए भाई। 64th वाला देखिए क्या दिया हुआ है। 64th वाले में द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डाइपोल मोमेंट आर, द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डाइपोल मोमेंट आर। इसने बोला है कि H2S की आपको ज्योमेट्री बतानी है और उसका जो है डाइपोल मोमेंट बताना है, ठीक है। तो पहले तो ज्योमेट्री निकालेंगे। तो H2S का आपको याद होना चाहिए कि भाई H2S की जो ज्योमेट्री होगी, इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हमारे होते हैं। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, यानी कि जो स्टेरिक नंबर आएगा वो 4 आएगा। 4 कहने का मतलब क्या हो गया भाई? sp3, ठीक है। और sp3 मतलब कि इसकी जो शेप होगी या इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होगी। और अगर इसके शेप के बारे में बात करें, H2S के अगर शेप के बारे में अगर बात करें तो इसका जो शेप होगा वो होगा बेंट शेप, या तो V शेप या तो एंगुलर शेप, ठीक है। क्या होगा भाई? इसके अगर शेप की बात करें तो बेंट शेप, V शेप या तो एंगुलर शेप, ठीक। अब देखिए डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो हमेशा याद रखिए कि जब भी 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो उसमें जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्या बोला भाई मैंने? जब 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो इनका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो कैसा आएगा भाई? नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये हमारे क्या हो गए भाई? ये हमारे कैसे हो गए भाई? ये हमारे अगर म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि ये कैसा हो गया? पोलर, ठीक है।
तो ऑप्शन मैच करा लीजिए, क्या बोल रहा है भाई इसमें। पहला तो हमने बताया कि भाई एंगुलर है, देखिए इसमें कहीं एंगुलर है क्या, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, ठीक है, एंगुलर यहाँ पे भी है, एंगुलर यहाँ पे भी है, ठीक। म्यू नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि नॉन जीरो होना चाहिए, हाँ ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है और वहाँ पे जीरो आ रहा है, यानी कि 64 का कौन सा ऑप्शन होगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन एंगुलर एंड नॉन जीरो। 64 का फर्स्ट ऑप्शन एंगुलर एंड नॉन जीरो। चलिए इसके बाद देखिए, इन ClF3 molecule द लोन पेयर ऑक्युपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। इसने बोला है कि भाई मेरे पास ClF3 है, लीजिए भाई ClF3 का स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। ClF3 और लोन पेयर को जो अरेंज करते हैं हम लोग हमेशा जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। किस पे रखते हैं भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसने बोला है कि भाई लोन पेयर को हम लोग इक्वेटोरियल पे क्यों रखते हैं, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे क्यों रखते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि भाई एक तो हमने BSc-PR में एक ऑर्डर पढ़ा था, लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन कैसा होगा भाई, ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा, इसके बाद सबसे कम किसके अंदर होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो भाई सबसे पहले तो अगर एक से ज़्यादा लोन पेयर है, क्या बोला हमने भाई, अगर एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो हमेशा जो है लोन पेयर का रिपल्शन कंसिडर करेंगे, अगर नहीं है तो उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक। तो भाई एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो लोन पेयर को कंसिडर करेंगे। अगर हमने एक लोन पेयर को अगर एक एक्सियल पे रख दिया तो क्या भाई, एक लोन पेयर, इसको बना लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे, अगर हमने लोन पेयर को एक्सियल पर रख लिया और ये हमारे हो गए एक लोन पेयर और यहाँ पे हमारा F हो गया, ये कुछ इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, बस हमने जो है पोजीशन चेंज कर दिया जो है लोन पेयर का। तो यहाँ पे देखेंगे कि लोन पेयर और लोन पेयर में बीच में रिपल्शन होगा, क्यों, क्योंकि भाई एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। अगर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा तो क्या मॉलिक्यूल इस वाले स्टेट में स्टेबल होगा, नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम रिपल्शन वाले स्टेट में रखते हैं, जो कि हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यानी कि पहला तो ये होगा कि लोन पेयर का रिपल्शन, ठीक। दूसरा कि हम इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का भी रिपल्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि 65 में अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कि लोन पेयर का रिपल्शन कम से कम हो, दूसरा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का भी रिपल्शन कम से कम हो, यानी कि 65 का थर्ड ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को भाई, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए 66 वाले में क्या पूछा है भाई, द शेप ऑफ NH3 इज वेरी सिमिलर टू, द शेप ऑफ NH3 इज वेरी सिमिलर टू। NH3 का अगर शेप निकालना हुआ तो आप इसमें देखेंगे कि इसका जो शेप आएगा वो आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या आएगा भाई, ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर ये ट्राइगोनल पिरामिडल है तो इन चारों ही ऑप्शन में आपको चेक करना है कि कौन सा शेप इसके जैसा है, यानी कि ट्राइगोनल पिरामिडल जैसा है। अगर CH4 की बात करें तो भाई इसकी ज्योमेट्री क्या आ रही है, टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो अगर लोन पेयर है इसके ऊपर तभी जो है हमारा ज्योमेट्री चेंज होगा, वरना जो ज्योमेट्री वही उसका शेप होगा। तो अगर इसमें हम चेक करें तो CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही उसका शेप होगा, तो भाई टेट्राहेड्रल है तो ऑप्शन नहीं जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए BH3, ठीक है, BH3 दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा जो है ट्राइगोनल प्लेनर और बोरॉन के ऊपर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट है नहीं, तो यानी कि इसका भी जो ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप हो जाएगा, ठीक। और देखिए इसमें CH3+ में अगर चेक करना हुआ तो भाई इसका आप कैलकुलेट करेंगे स्टेरिक नंबर, तो Z इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला बताया था हमने, हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल एटम, जो कि कितना होता है भाई 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम यानी कि 3, प्लस कोई कैटायनिक चार्ज है इस पे, बिल्कुल है, तो यानी कि इसको हम लोग कर देंगे माइनस, ठीक है। इसको क्या कर देंगे माइनस कैटायनिक चार्ज कितने हैं 1, प्लस कोई भी एनायनिक चार्ज नहीं यानी कि 0। तो कैलकुलेट करेंगे तो 4 + 3 7, 7 - 1 कितना हो गया भाई, 4 + 3 - 1 कितना हो गया, 7 - 1 6, 6/2 यानी कि 3, 3 यानी कि sp2। क्या आ रहा है भाई sp2। लेकिन पिरामिडल होने के लिए हमारे पास स्टेरिक नंबर कैसा होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, 4 होना चाहिए, तभी ट्राइगोनल पिरामिडल में अरेंज हो पाएगा।
ठीक है। अब देखिए तो भाई फोर्थ वाला भी नहीं जाएगा, थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। जेड इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, यानी कि सी की बात करें तो कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है भाई इसमें 4 आ रहा है, 4 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 3 दिया हुआ है भाई, प्लस एनायनिक चार्ज बिल्कुल है, माइनस कैटायनिक चार्ज कोई भी नहीं, यानी कि हाफ इंटू में 4 + 3 7 7 1 8, 2 से कट किया हमने 4 टाइम्स यानी कि 4 आ गया, यानी कि sp3 यानी कि ट्राइगोनल पिरामिडल। 3 है तो 3 होगा तो ट्राइगोनल पिरामिडल ही होगा ना, कोई दिक्कत इसमें भाई। तो यानी कि 66 का कौन सा ऑप्शन जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय पी ओवरलैपिंग। इसने बोला है कि पी ओवरलैपिंग से कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है ऑर्बिटल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप लगा पाएंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो Cl2 में अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो भाई इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला वो p वाले ऑर्बिटल में है, तो भाई 2 Cl है तो 2 हमारे p आ जाएंगे, और इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी इसी को हम बोलते हैं पी ओवरलैपिंग, ठीक है। अच्छा इसमें Cl2 में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी या को एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी या को एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो भाई जब पहली बार पी और पी ओवरलैप करते हैं तो उस टाइम पे इसे हम लोग बोलते हैं, तब उस टाइम पे हम लोग इसे बोलते हैं को एक्सियल ओवरलैपिंग। याद रखिएगा जब पहली बार पी और पी ओवरलैप करेगा तो हमेशा वहां पे हमें किस टाइप की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है भाई, को एक्सियल ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। तो इसमें देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, पी ओवरलैपिंग इसने पूछा है, तो Cl2 में हमारा सिर्फ पी और पी, क्लोरीन का पी वाला ऑर्बिटल और दूसरे क्लोरीन का पी वाला ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमेशा पी ओवरलैपिंग कहलाती है, ठीक है। तो यानी कि 67 का फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, 68 है। इसमें क्या बोला इसने कि कितने सिग्मा कितने पाई, क्या बोल दिया भाई, कितने सिग्मा कितने पाई, कितना आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने सिग्मा हो गए भाई, 11 सिग्मा, सिग्मा 11 हो गए, ठीक है। कितने पाई हो गए देख लेते हैं, 1 पाई, 2 पाई और 2 पाई, इसमें कितना हो गया, 1 पाई 2 पाई, 2 और 2 4 पाई, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, फोर्थ ऑप्शन, 11 सिग्मा और 4 पाई। भाई इसमें तो 11 सिग्मा हो गए, 11 सिग्मा और कितने हो गए, 4 पाई हो गए, ठीक है, यानी कि 68 का फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है पहले स्टेटमेंट में कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एंड सेकंड स्टेटमेंट इन पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स। पैरानाइट्रोफिनॉल, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं भाई क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। पहला देखिए, इसमें पहले स्टेटमेंट में बोला है कि पैरानाइट्रोफिनॉल, क्या बोला है भाई, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल, वोलेटाइल कहने का मतलब जो जल्दी इवापोरेट कर जाए, ठीक है, जो जल्दी इवापोरेट कर जाए, तो पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इसने बोला कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो जल्दी इवापोरेट कर जाता है एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर जाते हैं और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये हो गया मेरा पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और एक जगह बना लेते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और यहाँ पे एक और पैरानाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए जरूरी है, तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक H बॉन्डिंग और एक H बॉन्डिंग यहाँ पे, ठीक, और एक यहाँ पे H बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है।
अगर ध्यान दीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से सुनिए भाई, दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि सेम जैसा मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जैसे कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला और एक ये वाला, ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे और ये जो बॉन्ड बन रहा है, तो भाई इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेम मॉलिक्यूल हो या तो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, उनके बीच में अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं भाई? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? और वहीं पे जो दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर बनता है, ये विद इन द मॉलिक्यूल बनता है। किसमें बनता है भाई? मॉलिक्यूल के अंदर ही। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है कि ऑर्थो वाले पोजीशन पर रखने पे यहाँ पे ये एच बॉन्डिंग आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? एच बॉन्डिंग आ रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, जो ये एच बॉन्डिंग होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है भाई सबको? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो इसने बोला है कि एक हमारे पास जो है इंट्रा है और एक कैसा है? इंटर है। ठीक, अब आप खुद सोचिए थोड़ा सा कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है इसकी वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर की वजह से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा यानी कि इनके बीच, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है भाई? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो दो मॉलिक्यूल एक साथ आ रहे हैं। अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ आ रहे हैं तो भाई इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है तो साथ में आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी कैसा हो रहा है? मेरा बढ़ रहा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्या इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई दो मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, आपस में एसोसिएशन हो रहा है, तो इस केस में हमारी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो क्या वोलेटिलिटी घटेगा या बढ़ेगा? वोलेटिलिटी मतलब कि क्या वो इजिली इवापोरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्या वोलेटिलिटी इजिली इवापोरेट मतलब कि इजिली हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? तो भाई जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ये इजिली जो है इवापोरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है तो वोलेटिलिटी कैसी होगी? घट जाएगी। वहीं पे अगर इंट्रा लगेगा तो वोलेटिलिटी कैसी हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तब तो इसका आंसर आ जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल। इसने बोला है कि पैरानाइट्रोफिनॉल, ये पैरानाइट्रोफिनॉल हमारे पास है मोर वोलेटाइल। नहीं भाई, ये तो स्टेटमेंट पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए, इन पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग अकर्स। पैरानाइट्रोफिनॉल में एच बॉन्डिंग जो है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर, बिल्कुल सही है भाई, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट कैसा है? सही है। तो इसमें चेक करिए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी कि 69 का फोर्थ ऑप्शन, 69 का फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, देखिए 70 वाला क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। क्या बोला है भाई? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कहने का मतलब क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कहने का मतलब क्या होता है कि इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हमें किस में देखने को मिलेगा? आयोनिक बॉन्ड में। किस में देखने को मिलता है भाई? आयोनिक बॉन्ड में हमें नॉन डायरेक्शनल देखने को मिलता है। तो अगर आप इसमें देखें तो BeCl3, BeCl2 और NCl3। ठीक है, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो भाई BeCl3 कोवैलेंट हो गया, BeCl2 भी कोवैलेंट हो गया, NCl3 भी कोवैलेंट हो गया, लेकिन RbCl मेरा कैसा है? आयोनिक। तो अगर ये आयोनिक है तो यानी कि इसके अंदर नॉन डायरेक्शनल होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि 70 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? थर्ड ऑप्शन, 70 का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 ये हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो है आपके कंपाउंड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि इसका शेप क्या होगा।
भाई 4 बॉन्ड पेयर है और 4 के साथ 2 लोन पेयर हैं इसके ऊपर, 6 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है ज़ेनॉन पे। और इसमें बात करें तो 2 4 6 यानी कि 1 लोन पेयर इसके पास भी, 3 दूना के 6 यानी कि 1 लोन पेयर इसके पास है। ठीक है, इसमें अगर चेक करें तो 4 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और साथ में 2 लोन पेयर आ रहे हैं। इस वाले में चेक करते हैं XEF6 में, तो इसमें अगर आप देखें तो 6 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, साथ में 1 लोन पेयर आ रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर बात करें तो 4 और 1 5 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और 1 मेरे पास क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है। ठीक, अब देखिए XeO3 में यहाँ पे आपका जो है 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और 1 लोन पेयर आ रहा है। तो भाई हमेशा याद रखिएगा कि अगर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होगा, क्या बोले भाई, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होगा, तो हमेशा उसका जो शेप होगा वो जो है आपका स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ए का सेकंड होगा। क्या होगा भाई, ए का सेकंड होगा। थोड़ा सा देखिए, इसको हम सारी चीज़ें इरेज कर रहे हैं, इजीली समझ जाएंगे। इसमें सारी चीज़ें इरेज कर दी हैं, ध्यान दीजिए। XeF4 में XeF6, XeOF एंड XeO3। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर देखें तो भाई XeF4 में हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में आपको चेक करना है कि कौन सा पेयर सही से मैच कर रहा है। ठीक है, XeF4 में अगर बात करें तो 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक, और इसके पास जो है 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। इसमें अगर देखें तो जो है 6 बॉन्ड पेयर हैं, 6 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। ठीक, इस वाले में अगर बात करें तो भाई 2 4 6, ठीक है, यानी कि 1 और 4 5 बॉन्ड पेयर हो गए। एंड और आपका जो है ये हो गया 1 लोन पेयर। लास्ट वाले में देखिए भाई XeO3 में 3 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर हो गए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि थोड़ा सा यहाँ बताने में आसानी होगी। ठीक, अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो हमेशा उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि इस वाले केस में कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा तो हमेशा याद रखिएगा इसका होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और इसमें बात करें कि 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, क्या बोले भाई, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो हमेशा ये जो है स्क्वायर पिरामिडल में जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप होगा। और XeO3 की बात करें तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो हमेशा जो है पिरामिडल में जाता है। तो आंसर मैच कर दीजिए भाई, पहले का सेकंड, बी का तीसरा, बी का तीसरा। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ मिल रहा है। सी वाले में चेक करें तो सी का फोर्थ, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 71 का थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें बोला है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वेरियस हाइब्रिड ऑर्बिटल इज। इसने बोला कि कौन सा जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो ये तो जो है आपके सिंपल से क्वेश्चन है, इसको याद ही रखिए हमेशा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा। सॉरी कट कर दिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए भाई क्या दे रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 sp3। थोड़ा सा करेक्शन है, इसी को हम सही कर दे रहे हैं। ठीक है, sp3 sp2 sp3 sp2। इसमें अगर बोलें आपसे कि पूछा है कि साइज ऑफ वेरियस हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसमें आपका सिंपल सा आपको याद रखना है कि भाई सेकंड ऑप्शन इसमें मैच करेगा, sp3 फिर देन उसके बाद sp2 देन sp हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि 72 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा आपका इसमें। चलिए ठीक है, 73 वाले में देखिए व्हाट राइट द करेक्ट ऑर्डर।
चलिए ठीक है, इसको स्किप कर दीजिएगा 73 वाले को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया हुआ है, विच बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय अ कार्बन एटम विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसने बोला है कि विच बॉन्ड, कौन से बॉन्ड बनेंगे अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है भाई, sp2 आ रही है। तो भाई कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कार्बन ने कहीं ना कहीं किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाया होगा, किसी ना किसी एक के साथ जो है सिंगल बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाया होगा, यानी कि एक के साथ और सिंगल बॉन्ड बनाया होगा। ठीक, तभी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है भाई, sp2 आ रही है, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रही है। यानी कि हमारे पास कितने सिग्मा बन रहे हैं भाई, 3 सिग्मा और 1 पाई। इसमें ऑप्शन देखिए भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, यानी कि 74 का थर्ड ऑप्शन। बहुत आसान है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप चेक करके इसका आंसर बता सकते हैं। 74th वाले में 74th का थर्ड ऑप्शन। इसके बाद देखिए 75th वाले में बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको जो है करने में कोई आसानी नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देखिए इसमें, देखिए इसने बोला है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C2C3 सिंगल बॉन्ड, C2C3 सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो ये 1 हो गया, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं। इसने बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C2 एंड C3 सिंगल बॉन्ड, यानी कि C2 यहाँ पे है भाई और C3 यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो C2 वाले का अगर चेक करें भाई, तो C2 वाले का 1, 2 और 3। ठीक है, 3 यानी कि sp2। और C3 वाले की अगर बात करें, इसमें अगर देखें तो 1 और 2 यानी कि sp। देखिए भाई sp2 sp कहाँ है भाई, sp2 और sp, यानी कि 75th का सेकंड ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको सभी लोग कर लेंगे आसानी से। चलिए 75th का सेकंड ऑप्शन, 75th का सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे देखिए इसमें, चलिए क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज मोर देन 1 नोडल प्लेन। नोडल प्लेन कहने का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम ही जीरो होती है, एकदम यानी कि एकदम पाया नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें इसने पूछा है कि किसके पास एक से ज्यादा हैं। तो अगर सबको याद होगा क्लास में हमने एक बार बताया था कि जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसमें कहीं पर भी जो है कोई भी नोडल प्लेन देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक, लेकिन अगर वहीं पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो वहां पे रिपल्शन होगा, और जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में रिपल करेंगे तो जब ये दूर जाएंगे तो बीच में एक नोडल प्लेन देखने को मिलता है, यानी कि नोडल प्लेन यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 पाई जाती है। तो इस केस में अगर इसका आंसर लगाना है किसके पास सबसे ज्यादा होगा, तो हमने बताया ना कि बॉन्डिंग में नहीं होता है लेकिन एंटी बॉन्डिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, तो पहला तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग है, दूसरा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर भी बॉन्डिंग है यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि BMO। ठीक है, इसमें भी BMO। ठीक, अब देखिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में सिग्मा स्टार है और पाई स्टार। सिग्मा स्टार का अगर आप बनाए तो जो इसका जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरह से अपने आप को रिपल करते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर पाई स्टार की बात करें तो पाई स्टार में हमारे जो है इस तरह से रिपल्शन होता है इनके बीच में। ठीक है, एक यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस प्लस और माइनस, इस तरीके से आउट ऑफ फेज वाली कहानी चलती है, प्लस माइनस माइनस और प्लस। इसमें अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो इसमें 2 यानी कि एक से ज़्यादा नोडल प्लेन, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नोडल प्लेन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें एक और इसमें 2 नोडल प्लेन हमें देखने को मिल रहा है। इस केस में इसने बोला है कि एक से ज़्यादा नोडल प्लेन किस में देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 76 का फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। इसने बोला है कि डायामैग्नेटिक इन नेचर कौन सा स्पीशीज होगा। ये तो बहुत फर्जी क्वेश्चन है यार, इसमें क्या बताना है। अगर ये भी अगर गलत हो गया तो पढ़ना बेकार है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, डायामैग्नेटिक स्पीशीज, डायामैग्नेटिक कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए भाई। डायामैग्नेटिक कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दीजिए भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, वैसे हम थोड़ा सा इसमें डिटेल बता देते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर जब भी बताया जाता है तो हमेशा दो हमारे सामने आता है, एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक एक हो गया भाई और एक हो गया पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कहने का मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और पैरा में क्या होता है भाई, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। या तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि डायामैग्नेटिक में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं भाई, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहीं पे पैरा वाले के केस में अगर बात करें, इसमें सभी के सभी क्या होते हैं भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पैरामैग्नेटिक शो करेंगे, और जिनके पास भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या शो करेंगे भाई, डायामैग्नेटिक शो करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। इसने बोला है कि डायामैग्नेटिक यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। अगर H2 की बात करें तो H2 में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन। He2 प्लस में अगर बात करें तो भाई He2 में एक हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हैं तो 2 2 4, और प्लस आया तो प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि 3। कितने हो गए भाई, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। H2 माइनस की अगर बात करें, ध्यान दीजिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में से एक ऐड हो गया तो क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन। H2 प्लस में अगर बात करें तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निकल गया, प्लस का मतलब निकल गया, तो भाई H2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया था यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये 3 3 3 और 1, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले में कैसा आ रहा है भाई हमारे पास, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऑड नंबर हो गया तो पैरा हो गया। और इवन वाला कौन सा है भाई ऑप्शन इसमें, फर्स्ट ऑप्शन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है और आप इसी की बेसिस पे मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि 77 का फर्स्ट ऑप्शन। बहुत फर्जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला देखिए, SF4 इज टेट्राहेड्रल इन शेप। SF4 कैसा है भाई, टेट्राहेड्रल है शेप में। SF4 इज टेट्राहेड्रल इन शेप। दूसरा क्या बोला है स्टेटमेंट सेकंड, कि सल्फर इन SF4 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसने बोला है कि सल्फर SF4 में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो पहले SF4 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद आंसर लगाएंगे। तो SF4 में देखिए, SF4 में देखिए भाई, इसमें सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 4 और 1 5, 5 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। sp3 कहने का मतलब, sp3d कहने का मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP बन गया, ठीक है, TBP बन गया। और इस केस में इसने बोला है कि इसका शेप क्या होगा, तो भाई 4 बॉन्ड पेयर, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, तो हमेशा इसका शेप कैसा आएगा भाई, C100। कैसा आएगा भाई, C100 आएगा। तो इसमें देखिए कि SF4 इज टेट्राहेड्रल इन शेप। नहीं भाई, टेट्राहेड्रल में क्यों जाएगा ये तो हमारा C100 हो जाएगा ना। सल्फर का देख लीजिए भाई, इस तरह से यहाँ पे बना भी दे रहे हैं SF4, ठीक है, 1 2 3 4 और 1 C100 जैसा दिख रहा है, ठीक। तो टेट्राहेड्रल यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए स्टेटमेंट सेकंड, सल्फर इन SF4 इज sp3, sp3 बोल दिया है, sp3 बोल दिया तो गलत हो गया ना यार, अभी तो निकाले ना sp3d, तो दूसरा भी गलत हो गया। यानी कि इसमें कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है भाई, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। 78 का सेकंड ऑप्शन, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 79, इसने बोला है स्पीसीज दिया हुआ है और उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है। स्पीसीज में Li2, C2 और N2। तो अगर आप इसमें देखें तो हमने एक ट्रिक बताया था
और उस ट्रिक से निकाल सकते हैं BA, यानी कि बाबा वाली ट्रिक, BBB और AAA। ठीक है, इस ट्रिक से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहे हैं। Li2 का जो है 1 आएगा। ठीक है, C2 का एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 Li2 की अगर बात करें तो इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो उसके लिए हमने ट्रिक बताया था BA, फिर इसके बाद BBB और AAA। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकाल ले जाएंगे। ठीक है, चलिए हम डी से स्टार्टिंग करते हैं। हीलियम 2 का अगर आप निकालने जाएंगे तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, अगर N2 का आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो N2 वाले का कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 3 आएगा भाई। ठीक है, और अगर C2 की बात करें तो C2 की जो बॉन्ड ऑर्डर आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगा। और इसमें Li2 की अगर बात करें तो Li2 में 1 आएगा। मैच कर लीजिए भाई, ऑप्शन कौन सा है, A का थर्ड, B का फर्स्ट, ठीक है भाई, सेकंड और फोर्थ मैच कर रहा है, C का फोर्थ, ठीक है, यानी कि 79 में सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। क्या बोला भाई, पैरामैग्नेटिक एज वेल एज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए भाई, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमने फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं, ट्रिक बता चुके हैं, बाबा BBB AAA। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो B2 को अगर निकालेंगे तो B2 का आएगा आपका 1, N2 का आ रहा है 3 और O2 का, ये O2 है, O2 का आएगा 2। ठीक है, लेकिन अगर O2 प्लस का कैलकुलेट करने जाएंगे, ध्यान दीजिए भाई, अगर O2 प्लस का अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो उस केस में क्या होगा भाई, इसमें तो O2 प्लस का कैलकुलेट करने जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का पूछा है कि पैरामैग्नेटिक एज वेल एज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। तो उसके लिए जो हमने एक ट्रिक बता रखा है, बाबा BBB AAA वाले से आप अप्लाई कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर O2 प्लस का निकालने जाएंगे तो 2.5 आएगा। ठीक, B2 का जो है 1 आएगा, O2 का 2 आएगा और N2 का 3 आएगा। तो फ्रैक्शनल पूछा है तो भाई ठीक है, पहला वाला फ्रैक्शनल आ रहा है। पैरामैग्नेटिक बोला है, पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या भाई, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है तो O2 प्लस में, O2 में 16 में से 1 गया 15, यानी कि पैरामैग्नेटिक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, यानी कि 80 वाले का फर्स्ट ऑप्शन, 80 वाले का क्या होगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद देखिए, इसमें देखिए सभी लोग 81 वाले में, 81 वाले का देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी कि जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आएगी उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, सबसे छोटी होगी। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो है बॉन्ड ऑर्डर, बात करें F2 माइनस का तो 0.5 आएगा, F2 का 1 आएगा और F2 प्लस का 1.5 आएगा। तो भाई जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो यानी कि इसमें 81 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है, तो 81 का सेकंड ऑप्शन आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला है भाई, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन N2 में कितने होंगे। तो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, जल्दी हो जाएगा। ट्रिक बता रखा है ना, बाबा BBB AAA। ठीक है, N2 की अगर बात करें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 14। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14। तो 2 करते हुए चले जाइए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एंटी बॉन्डिंग वाले हमारे AA कितने आ रहे हैं भाई, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। पूछा क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन N2, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 82 का फर्स्ट ऑप्शन, 82 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत इसमें भाई, किसी को कोई दिक्कत भाई इसमें 82 वाले में। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, O3 गैस, सॉरी हटा दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 83, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस इज पैरामैग्नेटिक, दिस ऑब्जर्वेशन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। वैसे O3 O2 को जो है यानी कि ऑक्सीजन जो है हमारा पैरामैग्नेटिक शो करता है, ये तो जो है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताया गया था, यानी कि इसमें थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया था, उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जब हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन के, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के पाई स्टार 2p(x) इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y में लास्ट वाले में एंटी बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एक एक कहने का मतलब अनपेयर्ड, अनपेयर्ड यानी कि पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो 83 का कौन सा ऑप्शन होगा भाई, थर्ड वाला, 83 का थर्ड ऑप्शन रहेगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वोलाटाइल, क्या पूछा है भाई इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वोलाटाइल। लीस्ट वोलाटाइल कहने का मतलब कि जो जल्दी इवापोरेट ना करे, ठीक है, और जो जल्दी इवापोरेट नहीं कर सकता है, तो इस वाले में कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। किसका भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। अगर इसमें आप थोड़ा सा समझें, ध्यान दें, तो भाई हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में देखने को मिलता है। फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ होगी, फिर इसके बाद नाइट्रोजन की स्ट्रेंथ होगी जो कि 3 होती है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। अच्छा, अगर फ्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो अच्छा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तब उस केस में उसको जो है यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा इनके बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर अच्छा हुआ तब उस केस में ये जो है जल्दी इवापोरेट नहीं करेगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा 84 में, फर्स्ट वाला 84 का फर्स्ट, HF में हमें जो है कम इवापोरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 84 का फर्स्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस से लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, 84 वाले में। चलिए आगे देखते हैं इसमें 85 वाले में। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 वाले में क्या दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज, द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज, ये स्क्वायर नहीं है, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड ही समझिएगा इसे सभी लोग, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा बॉन्ड है, स्क्वायर नहीं है, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसने बोला है कि द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जब बन रहा है तो उसके स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तभी इसके जस्ट पहले ही तो हमने बताया यहाँ पे, इसके पहले वाले में बताया कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन वाला, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो सेम यही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखिए भाई, फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है, नाइट्रोजन यहाँ लगा हुआ है, और क्लोरीन के अंदर भी हमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसके अंदर होगा, फ्लोरीन वाले में, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर लास्ट में क्लोरीन, यानी कि 85 का फोर्थ ऑप्शन, 85 का फोर्थ ऑप्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी को, ठीक है। आगे बढ़े इसमें, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86, असर्शन क्या दिया हुआ है, सुपर ऑक्साइड O2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक। इसने बोला असर्शन में कि O2 माइनस मेरा क्या है भाई, पैरामैग्नेटिक है। बात सही है भाई, 16 और 1 17, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ रहे हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा भाई, पैरामैग्नेटिक होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को। चलिए रीजन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 माइनस हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसने बोला है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसमें, पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में। इन्होंने कहा है कि इसमें जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो भाई एक बार जो है देख लेते हैं। अगर आपको O2 का याद होगा, देखिए कभी भी हमेशा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए इस बात को कि जब कभी भी किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमेशा उसके जो है पेरेंट स्पीशीज के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास O2 है, O2 प्लस है और O2 माइनस है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे हमेशा आप लोग जो है उसके पेरेंट स्पीशीज यानी कि O2 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा किसने बोला है कि अगर थोड़ा बहुत अगर आपको O2 का याद होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो लास्ट में पाई स्टार
2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। इन सब में लास्ट में एक एक अनपेयर्ड होता था, O2 वाले में, ठीक है। अब इसने बोला है कि O2 माइनस है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो हमारा इस वाले में ऐड होगा, ठीक है। यानी कि पाई स्टार 2px में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो रहा है। कितने अनपेयर्ड हो रहे हैं भाई? एक अनपेयर्ड हो रहा है। तो यानी कि इसमें 2 नहीं बल्कि एक अनपेयर्ड है। यानी कि असर्शन मेरा कैसा है, सॉरी रीजन कैसा हो गया? गलत। और असर्शन कैसा हो गया? सही। इसमें देखिए भाई कि इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन 86 का थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसने बोला है 87 वाले का, ध्यान दीजिएगा 87 वाले का, इफ जेड एक्सिस विद द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसने क्या बोला है कि जेड एक्सिस मेरा कैसा है भाई? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। जेड एक्सिस विद द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स वुड नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। इसने बोला है कि अगर जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं तो कौन से फॉर्मेशन में, यानी कि किस कॉम्बिनेशन में हमारा जो है पाई बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा। देखिए अगर पीएक्स, आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लीजिए, ठीक है, जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लीजिए उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल रखने की कोशिश करिए। हॉरिजॉन्टल में आंसर हमेशा सही आएगा। पीएक्स और पीएक्स है, लीजिए भाई पीएक्स और पीएक्स मिला दिए, कॉम्बिनेशन हुआ, यानी कि पाई बॉन्ड बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? पाई बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पाई बन रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में DZX, इसके बाद DZX। इस केस में कैसे होगा? जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रखा हमने, तो हमने कहा हॉरिजॉन्टल पर रखिए, और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, और ये भी क्या हो गया? एक्स एक्सिस। और हमेशा DZX की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इन बिटवीन द एक्सिस होगी, इस तरीके से, इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, तो एक लोग ऊपर ओवरलैप कर रहा है और एक नीचे। जब भी दो लोग ओवरलैप करेंगे ना तो हमेशा क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। दो लोग ओवरलैप करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा भाई? पाई बॉन्ड बनेगा। कोई दिक्कत? यानी कि ये थर्ड वाला भी नहीं जाएगा। सेम उसी तरह से फोर्थ वाले में जाएंगे तो फोर्थ वाले में भी नहीं जाएगा। लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां पे इसको हम लोग y मानते हैं, ये x है, ये x है और ये y है, तो इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से, ठीक है, इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, अगर जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहा है, क्या भाई? जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहा है, तो उस केस में ध्यान दीजिएगा x और y यहाँ पे, तो जेड कैसा होगा? बाहर की तरफ। अगर जेड बाहर होगा तो इसका भी तो जेड कैसा है? बाहर की तरफ। तो भाई यहाँ पे इसको हम जेड एक्सिस को मानेंगे, और पूरा इस लोब को जब उठा के हम जेड एक्सिस के अलोंग लेके जाएंगे तो क्या ये चार लोब ओवरलैप कर जाएंगे आपस में? पूरा का पूरा ये चार लोब ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? तो जब भी चार लोब ओवरलैप करता है तो हमेशा डेल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या बोला भाई हमने इसमें? कि जब भी चार लोब ओवरलैप करेगा, क्या चार लोब ओवरलैप करेगा तो हमेशा क्या बनेगा? डेल बॉन्ड, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें भाई? यानी कि 87 का कौन सा आंसर होगा भाई? सेकंड वाला। कोई दिक्कत किसी को भी भाई? किसी को भी? आगे बढ़े हैं, 87 का सेकंड ऑप्शन। चलिए इसके बाद देखिए 88 वाले में क्या दिया हुआ है? द HOH बॉन्ड एंगल इन हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन है, H3O प्लस और अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री। The orbitals used by oxygen in these bonds are best described। इसने बोला है कि हाइड्रोनियम आयन है मेरे पास, तो हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बोला है। तो जेड स्टेरिक नंबर निकालिए, जेड इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम यानी कि 6, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 3, प्लस कोई भी एनायनिक चार्ज नहीं, माइनस कैटायनिक चार्ज है एगो। तो हाफ इंटू में 6 3 9, 9 में से एक गया 8, 8 2 चौक, यानी कि 4 स्टेरिक नंबर 4, यानी कि sp3। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन देख लीजिए कौन सा जाएगा भाई? sp3। देखिए फोर्थ ऑप्शन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि 88 का
फोर्थ ऑप्शन। किसी कोई दिक्कत भाई इसमें, किसी को भी? चलिए इसके बाद देखिए 89 वाले में इसने बोला है कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा XeO3F2 में। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से होगा। देखिए भाई ये हो गए इक्वेटोरियल पे और दो हमारे कैसे हो गए एक्सियल पे, ठीक है। वैसे जेनॉन का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इसमें तो आएगा sp3d, ठीक है। sp3d यानी कि sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, ठीक है, यही आ रहा है इसमें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे क्या हो रहे हैं भाई, एक ही सेंटर पे यानी कि एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं और एंगल 120 डिग्री है। तो इस इक्वेटोरियल बॉन्ड की वजह से जो हमारा डाइपोल मोमेंट आएगा जेनॉन पे वो कितना आएगा भाई, म्यू इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरह से आप इसमें देखेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो बनाएंगे आप लास्ट में कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कैंसिल आउट करेंगे। तो जब ये कैंसिल आउट करेंगे तो एक्सियल की वजह से म्यू कितना आ रहा है भाई इसमें 0, यानी कि होल कंपाउंड की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है भाई इसमें 0, क्या आएगा भाई 0। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 89 का फर्स्ट ऑप्शन, 89 का फर्स्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।